हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास के चौथे पार्ट का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक मात्रा में वनों को काटते हैं और फिर कुछ यूरोपीय लोगों को रेलवे बिछाने के लिए वह मोटे मोटे स्लीपरों का प्रयोग करते हैं और इसके लिए भी वह लकड़ियों बागानों को साफ करते हैं, यानी कि जंगलों को काटते हैं। और फिर यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया जाता है और फिर उन्हें भाड़ा बंदी करके जंगलों को साफ कर दिया जाता है और चाय कॉफी की खेती की जाती है। तो आज का हमारा पॉइंट है व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत, कि किस तरीके से वनों का व्यवसाय का शुरुआत हुआ था। आइए देखते हैं वनों का व्यवसाय। करा कि पिछले खंड में हमने देखा था कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत थी, यानी कि जहाज बनाने के लिए और रेल की पटरियां बिछाने के लिए जंगलों को क्या था, उनको साफ किया जाता था। यानी कि जंगलों की लकड़ियां काट करके उससे जहाज और रेल बिछाने की कार्यक्रम चालू हुए थे। और फिर इसी में अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से, अंधाधुंध मतलब यानी कि कोई रोकछोक ना हो, एकदम बिना डर से जंगलों से कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने टाइट्रिच वेंट्रिच नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशविरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। यानी कि उन्हें चिंता भी था कि स्थायी लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारिक द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए उन्होंने एक डाइट्रिच पेंड्रिच नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को उस मशवरे पे बुलाया। बैंड्रिच ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा और इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा यानी कि वन जो संपदा है, जो जायदाद के उपयोग में संबंधित नियम तय करने पड़ेंगे और पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसे गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाएगा। और इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले लोगों को रोका जा सकता है। इस तरीके का एक जंगल दिखाया गया है। यह इटली स्थित टस्कनी में पॉपुलर जंगल का एक व्यवस्थित क्यारियां लगाई गई हैं, यानी कि एक सीरस से इसमें जंगल में पेड़ लगाए गए हैं। फिर करा कि इस तरीके से ये ऊपर के दृश्य जो दिखा रहे हैं, ये काकड़ा का एक देवदार बागान है, यानी कि यहाँ पे देवदार के वृक्ष लगाए गए हैं। करा कि इस तरह बैंडिश ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में भी बना सकते हैं। यानी कि जो ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई वो 1906 में देहरादून में हुई और यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए और इसे बागान कहा जाता था। यानी कि जो टेढ़े मेढ़े विभिन्न प्रकार के प्रजाति वाले वृक्ष थे उन्हें काट दिया गया और फिर उन्हें एक ही जात यानी एक ही प्रजाति के वृक्षों को एक कतार में लगाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, उनका निरीक्षण किया, फिर विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जो और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाएगा।
यानी कि उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और उन्हें देख परख करके यानी तय कर लिया कि एक दिन में या एक साल में हम कितने पेड़ों को काट सकते हैं। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। यानी कि जहां से एक पेड़ काटा वहीं पे दूसरा पेड़ लगा दिया गया। 1865 में इन अधिनियमों के लागू होने के बाद इनमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि उनको 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के प्रयोग के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। और आरक्षित यानी पे जहाँ पे कानूनी दाव लगे हुए थे वहां पे वो नहीं जा सकते थे। यह चित्र दिखाया गया है द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, जो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में खुला पहला वानिकी स्कूल है। वैज्ञानिक वानिकी है, यानी कि वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट करके उनकी जगह पे नए पेड़ लगाए जाते हैं। दूसरा का पहला पॉइंट है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, यानी कि इन जंगलों से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। कहा कि एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़े मुहैया करा सके। यानी कि वह लोगों का ध्यान न दे करके अपने जरूरत की चीजों पर ध्यान देते थे। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। यानी कि जो फालतू पेड़ होते थे उन्हें काट दिया जाता था। यह जंगलों से महुआ का बीनना है, यानी कि जंगलों में महुए के पेड़ होते हैं, वहां पे लोग अपनी जरूरतों के लिए महुए का बीज बीन रहे हैं। फिर कहा कि वन इलाकों में लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कट करके घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है और लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़े बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी एवं टोकरी बनाने के लिए किया जाता था। सूखे हुए कुम्हड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ के खाओ फेंको किस्म के पत्तल दोने बनाए जा सकते थे। मियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती थी। शेमूर यानी कि सूती रेशम की कांटेदार छाल पे सब्जियां छीली जा सकती थी। महुआ के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था। यानी कि जितने विभिन्न प्रकार के पौधे होते थे, व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए इससे चीजें प्राप्त कर लेता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे अपनी जरूरत के लिए उसे काट दिया और अपनी जरूरत के अनुसार वहां पे सागौन और साल के पौधे लगाना शुरू कर दिया। फिर कहा कि वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं था। पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर होते तो उनसे घूस ऐंठ लिए जाते, यानी कि वह अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की चोरियां करते और पकड़े जाने पर उन्हें मोटी रकम देना पड़ता था। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात हो गई थी। यानी कि वह लोगों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग उन्हें परेशान करते थे और इस तरीके से ये कॉमन सी बात हो गई थी। फिर नेक्स्ट पार्ट है वनों के नियम से खेती कैसे हो, यानी कि जो वन के नियम हो गए तो जो खेती थे उनका प्रभाव कैसे हुआ।
यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पे दिखाई दिया। हमने पहले भी पढ़ चुका है झूम या खेपंती, यानी कि जो लोग इधर उधर घूम करके कुछ महीने रह करके खेती करते थे, उस प्रथा पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इससे कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में दालिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन या तावी और श्रीलंका में चेना, और हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धनिया, पेंदा, बेबर, नेवर, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। यानी कि घुमंतू खेती, जो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम कर खेती करता था, उसकी इतने सारे नाम हैं। फिर करा कि घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। यानी कि घुमंतू कृषि ऐसा था जहाँ जंगलों को कुछ समय के लिए काटा जाता था, फिर सूखने के बाद उन्हें जलाया जाता था, और फिर जलने के बाद वहां पे कुछ समय के लिए खेती की जाती थी, और फिर जैसे ही फसल तैयार होती थी, लोग उन्हें काट करके एक स्थान से फिर दूसरे स्थान के लिए वही प्रक्रिया चालू कर देते थे। और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख से बीज बो दिए जाते थे और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी। इन खेतों पे 2 या 1 साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था, और जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए और इन भूखंडों से मिश्रित फसलें उगाई जाती थी। यानी कि एक फसल न मिश्रित कई फसलें उगाई जाती थी, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां फसलें उगाई जाती थी। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। यानी कि जो यूरोपीय वन रक्षक थे, यह प्रथा उनके जंगलों के नुकसान था। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों में अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। यानी कि उन्हें नुकसान महसूस होने लगा कि जहां हर साल खेती हो रही है और कुछ समय के बाद पेड़ों को काट दिया जा रहा है, तो वहां पे जो इमारती लकड़े वहां पे नहीं उगाई जा सकती हैं। इस तरीके से एक दृश्य भी दिखाया गया है जो घुमंतू खेती या पुंडू हिस्सों को जला रहा है। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता था। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पे रोक लगाने का फैसला किया, और इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में अनेक घरों में जबरन विस्थापित कर दिया गया, और कुछ को अपना वेश बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध भी किया। यानी कि कुछ लोगों को जबरन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया, और कुछ लोगों को अपना पेशा बदल दिया, और कुछ लोगों ने इसका प्रतिरोध भी किया और विद्रोह भी किया। तो इस तरीके से जो वनों के नियम थे, ये इस तरीके से खेती प्रभावित हुई लोगों को लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।